नमस्कार दोस्तों, डीबी डायलॉग में आप सबका स्वागत है। 31 मई से राहुल गांधी का अमेरिका दौरा 10 दिन का शुरू हो रहा है और 4 तारीख को जैसी खबरें आ रही हैं कि 4 तारीख को वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एनआरआईज की सभा को संबोधित भी करेंगे और इस 10 दिन के दौरे में बहुत लंबा चौड़ा उनका प्रोग्राम के बाद सीधे वो अमेरिका जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सैम पिट्रोडा जी हैं और सैम पिट्रोडा जी ओवरसीज़ कांग्रेस के चेयरमैन हैं और आप लोगों को बता दें कि सैम पिट्रोडा जी इस वक्त 81 साल के हैं और भारत में संचार क्रांति के जनक माने जाते हैं। मुझे याद है कि सी डॉट एक्सचेंज इन्होंने इनोवेट किया था। उस ज़माने में स्टाउज़र या बेल्जियम से टेक्नोलॉजी आई थी, वो थी हमारे पास। तो उसने गांव-गांव में टेलीफोन सैम पिट्रोडा जी के इनोवेशन ने पहुंचा दिए थे राजीव गांधी के समय। तो सैम पिट्रोडा जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सैम पिट्रोडा जी, बातचीत राहुल गांधी के विदेश दौरे पे, क्योंकि आप ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब। इंग्लैंड की विजिट भी, यूके की विजिट भी आप ही लोगों के जरिए ऑर्गेनाइज हुई थी। तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद यूके की विजिट हुई और कर्नाटक की जीत की खबर आने के बाद अमेरिका की विजिट हो रही है? तो क्या ये आप मौके देखते हैं कि अच्छा मौका है तब विदेश यात्रा की करवाई जाए राहुल गांधी की? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीजें टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू प्लान। ये 1-2 वीक में प्लान तो हो नहीं सकती। सो 3-4 महीने पहले इस पर विचार किया जाता है। उसके बाद 1-2 महीने उसे प्लानिंग में लगते हैं। अभी भी यूएस की विजिट फर्म अप नहीं हुई है। पहले तो ये 10 दिन की विजिट नहीं है, वो करीबन 5-6 दिन की विजिट है, क्योंकि उनको भी उतना टाइम मिलना चाहिए। लेकिन हम जब भी बाहर जाते हैं तब कोई कोर इवेंट, एंकर इवेंट रहता है। जैसे लंदन गए तब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का लेक्चर था और चैथम हाउस का लेक्चर था। जी। इस वक्त अमेरिका आने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का लेक्चर है, जिसका इनविटेशन 2-3 महीने से पहले आया था। पित्रोदा साहब, यहाँ जो मीडिया में खबरें हैं वो 10 दिन के टूर की हैं। ये भी है कि 4 जून को वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भी 5,000 एनआरआईज को संबोधित करेंगे, ऐसी खबरें भी हैं। तो पूरा डिटेल प्लान है क्या? डिटेल प्लान अभी बना नहीं है। इट इज इन द वर्क्स। आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट येट because it is not firmed up. Everything is in state of flux. कोई यहाँ किसी का इंटरव्यू आता है तो यहाँ किसी की स्केड्यूल होती है, सो बदलता रहता है, समझे। लेकिन मैं आपको यह कह दूं कि 10 दिन का प्लान नहीं है। That I can tell you. Okay. I can also tell you कि प्लान अभी बन रहा है, प्लान अभी पूरा बना नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क की मीटिंग है, वो भी अभी प्लानिंग स्टेज में है। ओके। क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग प्लान करने में बहुत सारी चीजें एक साथ आनी चाहिए। ओके। जैसे जैसे चीजें फिक्स होती जाएगी वैसे वैसे वी विल डिसाइड। मेन चीज जो अभी फिक्स है वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंटरैक्शन। अच्छा, कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन जाने का प्लान है? वॉशिंगटन भी जाएंगे, वो भी फिक्स है, और न्यूयॉर्क भी जाएंगे, वो भी फिक्स है। लेकिन हर जगह क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये अभी
तो ये तो रही मेरी शेड्यूल बात की बात। पित्रोदा साहब, ये तो शेड्यूल की बात है, ये शेड्यूल एक दो दिन में सामने आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड वाला पक्का है और मीडिया से इंटरेक्शंस होंगे, वो पक्का है। यूके में जो विजिट हुई वो बहुत विवादित हो गई यहाँ पे। और देखिए, राहुल इंडिया में तो गांधी कैसा है, को कुछ भी आप कुछ भी करिए विवादित हो जाता है, क्योंकि विवादित किया जाता है। समझे, उन्होंने जो कहा लंदन में, जी उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया मीडिया में, वो हमारी दृष्टि से अलग चीज है। इंडियन मीडिया चीजें अलग तरीके से देखती है। नॉट ऑल मीडिया, थोड़े से मेन मीडिया। मैं अब आपका एक देखिए, इंटरव्यू देख रहा था पित्रोदा साहब, और वो इंटरव्यू लेने वाले जो सज्जन थे वो खुद भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो क्या उन्हें भी समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी ने चैंथम हाउस में बोला क्या था? क्योंकि वो भाषण तो मैंने भी सुना था। तो वो आपसे जो पहले सवाल लेटस, बोलिए क्या सवाल है। तो जो सवाल वो आपसे पूछ रहे थे, मेरा पूछना ये कि क्या उनको भी समझ में नहीं आया? इंडियन मीडिया में लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको समझ में नहीं, नहीं आया पढ़े कि लिखने से राहुल उसे गांधी कोई ने सबक बोला नहीं है। क्या? नहीं नहीं, पढ़े लिखने से, देखिए, पढ़े लिखने से उसे कोई सबक नहीं है। आप फैक्ट्स देखिए पहले, कि हम अगर जाके परदेश में कुछ कहें इंडिया के बारे में, हमारी दृष्टि से वो बहुत नॉर्मल चीज है। आप हमें देशद्रोही नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप बोले पढ़े हो या लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बोलना है तो बोल देते हैं आप, उसमें पढ़ लिखने से क्या संबंध है। दूसरा, कि वी जी आर ए वेरी लार्ज कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड वी हैव ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक टू द ग्लोबल कम्युनिटी। सो हम इंग्लैंड में जाके और अमेरिका में जाके कुछ बोले, उसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं। सरकार के अगेंस्ट बोलना अलग चीज है, सरकार इंडिया नहीं है, आप समझिए। ये जी सरकार एक छोटा सा पीस है इंडिया का। सरकार के अगेंस्ट बोलना वो अपोजिशन का खामी है। कुछ गलत लगा उन्हें तो बोलेंगे, लेकिन अगर मीडिया ऐसा प्रेजेंट करती है ये देश के खिलाफ है, तो मीडिया पढ़ा हो और ना पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो इसको गोल पित्रोदा गोल साहब, घुमा मैं के, ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपने इतना लंबा दौर देखा है और राजीव गांधी के समय से आप है तो बेसिकली आप टेक्नोक्रेट और इनोवेटर और इंजीनियर, लेकिन आपका राजनीति में काफी एक पैर राजनीति में रहा है हमेशा। आपने भी, मैंने तो देखा नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं वो विपक्ष पे हमला करते हैं, वो ये कहते हैं चाइना में जाके कि पिछले जन्म का कोई तो वो ठीक है, वो मीडिया के लिए बराबर है। भारत मीडिया में। बोलती है वो बराबर है। और और राहुल गांधी जा रहे हैं, वो भी मोदी सरकार पे हमला कर रहे हैं, आरएसएस पे हमला कर रहे हैं। तो ये विदेश की जमीन राजनीतिक अखाड़ा क्यों बन रही है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है। हम उसे राजनीति का अखाड़ा बताते हैं, समझे। पहले तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर प्रदेश जाके देश के अगेंस्ट कुछ कहे और ऑपोजिशन के अगेंस्ट कुछ कहे, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। कोई भी पार्टी के हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिशन जो कहती है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहती है। प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं वो देश के लिए बोलते हैं। तो आपको ये डिफरेंस समझना है। हम समझते हैं क्लियरली, और आप ना समझे तो हम आपको बदल नहीं सकते, ठीक है ना। जी, कर्नाटका में बहुत अच्छी जीत हुई आपकी।
तो जो एनआरआई तबका है वो इसको कैसे देख रहा है? कर्नाटका इलेक्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट था। एनआरआई पॉपुलेशन में कर्नाटका के बहुत सारे लोग हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। वो सब कर्नाटका इलेक्शन को ध्यान से देख रहे थे। दे आर हैप्पी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस पीपल, कि कांग्रेस की जीत हुई। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि इट कुड बी ए टर्निंग पॉइंट, बट हम मानते हैं बहुत सारा काम आगे पड़ा है। इस जीत से आप शांति से बैठ नहीं सकते। अभी तो 3 स्टेट इलेक्शंस के आएंगे, उसके बाद 2024 का इलेक्शन है। रास्ता बहुत कठिन है, जी। सफर इतनी सीधी नहीं है। पित्रोदा साहब, मैं आऊंगा इन सब बातों पे। एक छोटी सी बात, क्योंकि कर्नाटका की बात आई है तो पूछ लेता हूँ। कहीं मैं पढ़ रहा था कि कोई एक ऐप आप लोगों ने बनाया और कर्नाटका के इलेक्शंस के लिए और ईवीएम की मॉनिटरिंग के लिए बनाया, वो क्या है? मुझे इतना डिटेल पता नहीं है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऐप। पीपल टॉक अबाउट ईवीएम ऑल द टाइम। हमने हमारे विचार ईवीएम के बारे में बताए हैं। हमारे विचार क्लियर हैं और इलेक्शन कमिश्नर पे हम सबको विश्वास है। तो हम देखेंगे इलेक्शन कमिश्नर क्या करते हैं। जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया अमेरिका रिलेशंस थोड़ा टॉपसी टर्वी वेदर में है। राहुल गांधी के इमीडिएट बाद, यानी कुछ हफ्तों बाद ही प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका की यात्रा पे होंगे, जो बाइडेन के न्योते पर। अभी रिलीजियस फ्रीडम कमेटी की रिपोर्ट आई है सैम साहब, मैंने और देखी वो है। रिपोर्ट मैंने पढ़ी, वो रिपोर्ट आपने ही पढ़ी होगी। वो रिपोर्ट बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। बहुत पिछली रिपोर्टों में इस तरीके के स्पेसिफिक इंस्टांस नहीं थे, जैसे कि गुजरात में प्लेन क्लोथ पुलिसमैन द्वारा माइनॉरिटीज के लोगों पे हमला, या बिल्किस बानो के जजमेंट पे, या बहुत सारे ऐसे मामलों पर जो हिजाब की कंट्रोवर्सी हुई, उस पर भी बहुत डिटेल रिपोर्ट आई है। और उस पर स्टेट डिपार्टमेंट का भी, मैं कहूँगा, बहुत अनचैरिटेबल स्टेटमेंट भी आया, जो कि पहले वो बड़ा एक न्यूट्रल स्टेटमेंट आया था कि वी आर ऑब्जर्विंग दिस और वगैरह। अब वो कह रहे हैं, और सेक्रेटरी ब्लिंकन और डोनाल्ड लू, असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हमारे रीजन के इंचार्ज हैं बुश बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका कहना है कि वी आर इंगेजिंग विद गवर्नमेंट ऑन दैट। तो ये जो, क्या आपको लगता है कि मोदी साहब जब जाएंगे अमेरिका, और जब व्हाइट हाउस में वो जाएंगे और बातचीत होगी, तो ये रिपोर्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वी आर एंगेजिंग विद इंडिया, हम बातचीत कर रहे हैं मुद्दों पर, तो क्या ये टेबल पे ये रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट रखी जाएगी, आएगी, बातचीत बनेगी इस पे? हमें पता नहीं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे। हमने रिपोर्ट पढ़ी है और हम मानते हैं कि रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें जो बताई गई है वो हम सब देख रहे हैं देश में। हमें पता है कि क्या हुआ आखिरी 9 साल में, बिकॉज ऑफ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, the way minority has been feeling in India, the tension in the community, disturbance of peace because of that, and totally one-sided view in Indian media. This is being noticed now by the world. World is noticing कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर नॉट as independent as they used to be.
whether it is judiciary, ED, income tax, police, or even universities. Everything is colored with हिंदुत्व नैरेटिव. सो ये सब अब लोग नोटिस करते हैं. दूसरा, सिविल सोसाइटी, NGOs are also being harassed in the name of foreign exchange violation, income tax raid. तो FCR लोगों ने बोलना बंद कर दिया है. लोग घबराते हैं. एक फियर खड़ा किया गया है जिससे लोग अपनी बात जैसे डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंट कर सके वैसा नहीं करते हैं. अभी हमने एक किताब देखी जो डॉक्टर प्रभाकर ने पब्लिश की है. वो किताब में बड़ा सिंपल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इंडिया में क्या हो रहा है. अब ऐसा है, अभी एक ग्रुप मानता है ये सच है, दूसरा ग्रुप मानता है ये सच नहीं है. सो यू नीड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन एंड द रिपोर्ट फ्रॉम द US, आई बिलीव, इज मोर ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन. ये रिपोर्ट सीरियस है. ग्लोबल कम्युनिटी इस पे ध्यान देगी और हमें भी ध्यान देना चाहिए. तो पिट्रोडा साहब, सिर्फ ध्यान देने से बात नहीं बनती ना. इस पे क्या, जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी, जब क्योंकि अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, और एक बार नहीं 2 बार कह रहा है. डोनाल्ड लू 2 बार भारत आ चुके हैं और भारत से लौटने के बाद उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो एंगेज कर रहे हैं. भारत आने के बाद कहा, और अब रिपोर्ट में स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्टेटमेंट आया उसमें भी कहा एंगेज कर रहे हैं. तो एंगेज करने का मतलब क्या हुआ कि बातचीत कर रहे हैं ना इन मुद्दों पर. वो तो स्टेट डिपार्टमेंट को डिसाइड करना होगा. इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात होगी तब वो डिसाइड करेंगे. वो तो मैं कह नहीं सकता. मैं इतना कह सकता हूं कि रिपोर्ट है, वो बड़ा सीरियस रिपोर्ट है. जब मैं कह रहा हूं ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब यह है कि वी हैव टू एक्ट, वी हैव टू बी सेंसिटिव. इन द कंट्री वी हैव टू क्रिएट एनवायरमेंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर डाइवर्सिटी. वी हैव टू बी मोर इंक्लूसिव. We have to be more tolerant, respectful of others. If somebody is eating beef, that's their privilege. As an example I am giving you. Okay, who am I to tell them in democracy that you should eat this and you should not eat this? Fine, you can decide on your own personal preference. That's a different issue. Who am I to tell you whether you should wear hijab or not? There should be public, discourse, discussion, and that's what democracy is all about. Democracy is top down. Yes. It is about bottom up conversation. भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है. बिल्कुल. पिट्रोडा साहब, 2 खबरों की तरफ मैं आपका ध्यान और आपका रिएक्शन चाहता हूं, और जो मैंने पढ़ी है भारत में रहकर. एक खबर मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ी, और वो खबर तस्वीर के साथ पढ़ी कि मैनहट्टन इलाके में बुलडोजर की मोदी साहब और योगी साहब का पोस्टर लगा के परेड निकल गई. तस्वीर के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने वो खबर पढ़ी भारत में. दूसरी खबर मैंने पढ़ी अभी रिसेंटली डेली मेल में, और जिसमें ये कहा गया कि जो लिसेस्टर में वायलेंस के का ताल्लुक था. अब जो विदेश में जो सरकारें हैं, जो उनके विभाग हैं, जो सरकारें हैं, जो उनका मीडिया है, उनको भारतीय मीडिया की रिपोर्टों की जरूरत नहीं. उनके देश में ये पहुंच गई बीमारी,
उनको अपने आंखों के सामने दिख रहा है। क्योंकि हमारे वहां इन यूएस देर आर ओवर 500 पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसमें से बहुत टेंपल वाले हैं। देखिए, हम जब शिकागो में आए 1964 में, एक भी हिंदू टेंपल शिकागो में नहीं था, मॉस्क भी नहीं थी और टेंपल भी नहीं थे। 50 साल में और 60 साल में करीबन शिकागो में 20 टेंपल हैं, मॉस्क भी बहुत बढ़ गई। सो यहां भी हिंदू पॉपुलेशन इज विजिबल। दे आर मोर into religion than their counterparts in India. They believe this is the way to teach their children कि हिंदू धर्म क्या है, और वो सब मानते हैं क्या हो रहा है गवर्नमेंट में। इन सब लोगों को अमेरिका में डेमोक्रेसी चाहिए, अमेरिका में फ्रीडम चाहिए, अमेरिका में इंडिपेंडेंस चाहिए इंस्टीट्यूशंस का, लेकिन जब इंडिया में नहीं है तो ये कुछ नहीं बोलते। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है। सो वो लोग जी। आते हैं ट्रैक्टर लेके, वो लोग आते हैं टीला लगा के, वो लोग आते हैं झंडा लेके। तो ठीक है, यहां डेमोक्रेसी है, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट। सैम साहब, पिट्रोडा साहब, आप उसी शिकागो में रहते हैं जहां 1893 में विवेकानंद ने हिंदू धर्म बिल्कुल। को इंट्रोड्यूस किया था, और एक बिल्कुल, बहुत हम गए हैं वहां। फेमस स्पीच उनकी, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे भाइयों बहनों, और तालियां बजी थी कई मिनट तक वहां पे। जी। वो धर्म और अब जो आप जिन जिन मंदिरों की आप बात कर रहे हैं, उसमें अंतर क्या आया है? जो मैं यहां से देखता हूं, वो अंतर यह आया है कि बहुत सारी जो कुरीतियां हैं वो भी चली गई वहां पे। सच है, आपकी वहां बात सच पे है। वहां पे अब गूगल को और फेसबुक को कास्ट क्या होती है उसका सेंसिटाइजेशन करना पड़ रहा है, उसके बारे में बताना पड़ रहा है, लेक्चर कराने पड़ रहे हैं इक्वलिटी लैब्स के लोगों को बुला बुला के। ये जो नया समाज है एनआरआईज का, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने लंबा समय बिताया वहां पे। देखिए, अभी कैलिफोर्निया में एक नया लॉ आया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, कास्ट हैज पुट इनटू ए लॉ दैट यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट कास्ट। कास्ट तो पहले थी नहीं यहां पे, अभी शुरू हुआ ये डिस्कशन। जी। तो हमें भविष्य के बारे में सोचना है, वर्तमान के बारे में नहीं, भूतकाल के बारे में नहीं। हम हमारे साथ भूतकाल के बैगेज उठा के ले आए हैं। हमारा भूतकाल बहुत रिच है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, म्यूजिक इज वेरी रिच। लेकिन उस पे बहुत सारा, जैसे पंडित जी ने कहा था कि उस पे बहुत सारा डस्ट लगा है, निकालना है। लेकिन हम वो डस्ट को आगे ले जाते हैं। हमें उसको साफ करने जो अच्छी चीज है, जो स्वामी विवेकानंद ने कही थी, उसको बाहर लाना है। उसकी वजह हम जो कचरा उसके साथ है जी। उसको भी बाहर ले जा रहे हैं। सो हमें सोचना है कि हमारे देश में मुस्लिम आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, ईरानियन आए, सब आए, और हमने सबको आवकार दिया, घर दिया,
आबादी दी और हम सबसे हिल मिल के रहे। हमारी ब्यूटी वही है कि हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पित्रोदा वो साहब, आप हमारे जिस लिए। नियम की बात कर रहे हैं, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, हाँ जी, आप बोलिए। जिस नियम की बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया की, वो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ने जातिगत भेदभाव को रंग भेद के साथ जोड़ते हुए एक नियम बनाया है जी, यूनिवर्सिटी के एडमिशंस और रिक्रूटमेंट को लेकर, और कैलिफोर्निया स्टेट की जितनी यूनिवर्सिटीज है उनमें ये लागू हो गया है, जो खबरों में बिल्कुल। हम पढ़ रहे हैं यहाँ। क्या ये जो कानून बनाना पड़ा वहां पे कैलिफोर्निया को, भारतीय जातिगत भेदभाव की वजह से, ये भारत की मर्यादा को या भारत की शान के खिलाफ ये ज्यादा बड़ी हिमाकत नहीं है? आपकी बात बड़ी वाजिबी है कि यहां हमें कास्ट की क्या जरूरत है। हमें इंडिया में भी कास्ट की जरूरत नहीं है। ये 2023 में हमें किसी से नहीं पूछना कि आपका धर्म क्या है, आपकी कास्ट क्या है। वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है। वो हमारे लिए सच्चा हिंदू धर्म है। लेकिन हमने उसका उल्टा मीनिंग किया है। हम कह पित्रोदा रहे हैं। साहब, आप जी 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 जी, आप बोलिए बोलिए। बोलिए। नहीं, मैं मैं कह पूछ रहा रहा था था हमने आपसे। उसका उल्टा मीनिंग जी किया जी, है। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि हमने उसका उल्टा मीनिंग लिया है। कहा है कि हम हिंदू हैं, बाकी सब हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तो कैसे चल सकता है? इंडिया इज फॉर एवरीबॉडी। अब केरला जाइए, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, जूज हैं, सब साथ में रहते हैं। अगर हम पीसफुल एग्जिस्टेंस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट होगी, हमारी पीस, सिक्योरिटी, सेफ्टी पे एक इफेक्ट होगी। अभी तो मुद्दा मेन है अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्दा मेन है ग्रोथ, मुद्दा मेन है गरीबी, फूड, एजुकेशन, हेल्थ। ये सब मेन मुद्दे हैं। जी मेन मुद्दा धर्म नहीं है। बिल्कुल। लेकिन धर्म पे ही ज्यादा बातें होती है। नहीं, अभी कोई कर्नाटका टेलीविजन में पे कर्नाटका में बात नहीं होती। कर्नाटक के चुनाव में यही मुद्दे जीते हैं पित्रोदा साहब। अभी ये तो अभी 5 दिन पहले की बात है। एक मैं सच है आपसे आपकी पूछना बात। चाहता हूँ कि देखिए पित्रोदा साहब, कि आप अमेरिका में हैं और बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, आप टेक्नोक्रेट भी हैं, तो टेक्नोलॉजी के कम्युनिटी में भी आपका उठना बैठना होगा। राहुल बिल्कुल। गांधी के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन चला, 10 साल वो कैंपेन चला, और उनको, राहुल गांधी को के खिलाफ उसको उनको एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बनाने का, और ऐसा एक कैंपेन चला। वो कैंपेन में अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियां भी शामिल थी या उनका इस्तेमाल हुआ। और अभी मैं बहुत स्पेसिफिक आपको बता दूं कि भारत में फेसबुक का जो हेड है, पॉलिसी हेड, वो नरेंद्र मोदी जी के प्रचार में डिजिटल टीम में थे 2014 के। इसके पहले यहाँ सच है। पे थी आखी दास पॉलिसी में फेसबुक की, वो भी उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी से था। हमें पता है। फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस पूरे कैंपेन में, नफरत के कैंपेन में। भारत में जो समाज में को बांटने का काम हो रहा है, चाहे वो राहुल गांधी को बदनाम करने का और समाज को बांटने का, ये दोनों काम अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियां कर रही हैं। और वो तमाम सारे ऐसे फेस पेजेस को ब्लॉक नहीं करती हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। क्या आप वहां पे ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से इंगेज करते हैं? क्या राहुल गांधी आएंगे तो वो उनसे मिलेंगे या उनसे बात होगी?
देखिए, उनसे बात करने में हमारी दृष्टि से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो खाली पैसे का ध्यान देते हैं, उन्हें कोई एथिक्स से मतलब नहीं है। हम तो बड़े क्लियर हैं, देयर फोकस इज ऑन प्रॉफिट एंड पावर, नॉट ऑन पीपल और प्लैनेट। हम कहते रहते हैं सब जगह। जैसे ही बीजेपी पावर में आई, पहला काम क्या किया कि भाई 75 साल तक किसी ने कुछ नहीं किया, 75 साल तक कोई काम देश में नहीं हुआ, तो पहला काम उनका यह था कि क्रेडिट सब हम लेंगे और अभी तक जो हुआ है उसको हम नलीफाई कर देंगे। मीडिया ने उनको साथ दिया, वो कहते रहे कि इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं। अब आप देखिए कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए, लिटरेसी 10 to 12% थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 54 और कुछ थी। देखिए कहां पहुंच गए हम, अब कहां हो गए, देखिए कहां पहुंच गए लिटरेसी में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। तो हमने बहुत सारा किया, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, आईआईटी, आईआईएम, रिसर्च लेबोरेटरी। आई मीन amount of work we have done in 75 years is phenomenal. मेरा सवाल सुनिए, give me one more minute. Give me one more minute. Yeah, तो वो क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। एक ये नैरेटिव है, दूसरा नैरेटिव ये है कि राहुल गांधी, गांधी फैमिली, कांग्रेस पार्टी इज टोटली यूजलेस। इनको बदनाम करिए, इनके पर केस डालिए, लोगों को कहिए ये तो क्रिमिनल है, ये बेल पे हैं, ये चोर हैं। कितना झूठ बोलेंगे आप, सब झूठ है। अब झूठ को आप प्रमोट करते हैं, हेट को आप प्रमोट करते हैं, हम क्या कर सके? Nobody wants to listen to me. नहीं, nobody wants to listen ना भैया। नहीं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है अभी कि फेसबुक को इतनी ऐड दें कि वो उनके एल्गोरिदम बदलते जाएं। वो तो होने वाला नहीं है। ये काम सब चल रहा है पैसों से। आप जितनी ऐड देते हैं, सिर्फ कॉमर्स नहीं है, सिर्फ कॉमर्स नहीं है। मैं सॉरी आपसे डिसएग्री करूंगा, सिर्फ कॉमर्स मामला नहीं है। एक देखिए, हमारे पास नज़ीर है, हमारे पास एग्जाम्पल है कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन के एंटी ट्रस्ट कमीशन ने इनके हाथ पैर बांध दिए। ये बिल्कुल यूरोपियन समाज में उस तरीके की खुराफात नहीं कर सकता है फेसबुक या ट्विटर या कोई भी टेक्निकल कंपनी जो भारत में ये कर रहे हैं। भारत में ये समाज को तोड़ने का, समाज में नफरत फैलाने का काम फेसबुक, व्हाट्सएप कर रहा है। यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चुटकुले बनते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये था, क्योंकि आप अमेरिका में हैं, क्योंकि आप टेक्नोक्रेट हैं और आपकी बड़ी प्रेजेंस है, वहाँ के तमाम थिंक टैंक में आप जाते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला हम देख चुके हैं कि किस तरीके से अमेरिकन इलेक्शंस को फेसबुक ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, कितनी उनकी सीनेट और कांग्रेस में की कम्युनिटियों के सामने पेशी कराई गई। आपकी एडवोकेसी, क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी को बदनाम किया, क्योंकि भारत के समाज को तोड़ने का काम करते हैं, तो क्या आप उनसे एडवोकेसी आप कर रहे हैं? क्या फेसबुक को आप कोई कहेंगे जाके वहां पे कोई मेमोरेंडम देंगे? वहां के जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, सीनेट कमिटीज है, वहां पर रिप्रेजेंटेशन देंगे? ऐसा कुछ है प्लान आपका? नहीं, नहीं, हम बात करेंगे लोगों से वॉशिंगटन में, हम बात करेंगे थिंक टैंक से, हम बात करेंगे लॉ मेकर से, बताएंगे उनको हमारा व्यूज, लेकिन हम फेसबुक को और दूसरी कोई कंपनी को मेमोरेंडम नहीं देंगे। वो हमारा काम अभी नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव अभी, समझे? अमेरिका में स्टिल दिस बिग कंपनीज have a huge influence on Capitol Hill.
So this may not be the right time. There will be time for that also, क्या but इनके not this खिलाफ time. अमेरिकन एजेंसीज में, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में आप शिकायत दर्ज करेंगे कि ये भारत के समाज शिकायत को नहीं या दर्ज करेंगे, लेकिन आपकी पॉलिटिकल पार्टी को, लीडर्स हम को बदनाम बताएंगे, करने का काम करते हैं भारत में? यस, हम बताएंगे कि भाई वी आर कंसर्न अबाउट इट. हम बताएंगे कि भाई देखिए हमारा अकाउंट्स आर नॉट प्रॉपरली हैंडल. फॉर एग्जाम्पल, थोड़े वक्त पहले यूट्यूब में राहुल का अकाउंट properly was not handled. So we wrote to YouTube, and I believe they fixed it. Okay. So we will take that at a personal level. We will discuss this rightfully so with the right people. ओके, But sending a memorandum to them during this trip is not the plan. ओके. अभी आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे पित्रोदा साहब, अमेरिकन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे. मैं एक किताब पढ़ रहा था वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों की लिखी हुई, आई अलोन कैन फिक्स इट, और उसमें वहां के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल मार्क मिले ये कह रहे हैं कि अपने मिलिट्री कमांडर्स को जब ट्रंप के आखिरी दिनों में, कि आप लोगों ने अमेरिका के संविधान की शपथ खाई है, आप किसी एक व्यक्ति के गुलाम नहीं हो, आप अमेरिका के संविधान की रक्षा करोगे और कोई पॉलिटिकल पार्टी के या प्रेसिडेंट के कहने पे आप नहीं चलोगे, आप प्रेसिडेंट के नौकर नहीं हो. ये मार्क मिले ने एड्रेस किया, उस किताब में आया ये. और फिर हमने देखा कैपिटल हिल पे क्या हुआ और कितनी जल्दी अमेरिकन सिस्टम ने उसको रिस्टोर कर दिया. भारत के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की अभी आप चर्चा कर रहे हो, तो हम साहब रोज सुबह शाम देख रहे हैं पार्लियामेंट किस तरह चल रही है. राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले कैसे आते हैं, गुजरात में फैसले कैसे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं. मीडिया की हालत क्या है. अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में क्या खूबी है और भारत को क्या सीखना चाहिए, भारत के इंस्टीट्यूशंस को अमेरिका से, क्योंकि आपका लंबा समय वहां बीता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त टाइमिंग वाइज, कि भी अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस आर ट्रूली इंडिपेंडेंट. American people are empowered. Nobody can interfere in the independence of the institution. Maybe Trump tried to some extent, somewhere he succeeded, but when he told election authority, change the votes, the person there said, no, I will not do it. You need that kind of courage, conviction, commitment to the Constitution. अगर आप डरपोक हैं और आप अपने स्वार्थ के लिए सब देखते हैं, तो you cannot be courageous and take a stand. ये इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम है ना जी. आप किसी को भी खरीद सकते हैं थोड़े पैसों के लिए, आप किसी को भी डरा दे, आप किसी के पीछे लगा देते हैं इनकम टैक्स वाले. ओके, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, पर्सनल एग्जांपल. ओके, हमने एक पदयात्रा की थी न्यूयॉर्क में, छोटी सी, संडे को पदयात्रा की, सब जगह न्यूज़पेपर में, टीवी में आया. मंडे मॉर्निंग ईडी ने हमें ईमेल भेजी इंडिया से, मंडे मॉर्निंग, कि आप बताइए आप कांग्रेस पार्टी में क्या है, कब बने. बड़ा फनी. तो हमने तुरंत लिखा उन्हें कि भाई आपको क्यों जानने की जरूरत है, आप क्यों पूछते मुझे ये. तो उन्होंने फिर जवाब भेजा, according to some rule 79, 37, 37 dash dash dash,
आई सेड लुक इट डोंट मीन एनीथिंग टू मी, इसका क्या मतलब है? ये डराने की टेक्निक है। अब अच्छी तरह से लिखा होता मुझे कि पित्रोड़ा साहब हमें इतनी इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए, आई वुड हैव गिवन इट टू हिम। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो सीक्रेट भाई, लेकिन देयर शुड बी सम रिस्पेक्ट। आई एम ए सीनियर सिटीजन, आई एम ए पर्सन। You can't just write to me a two-liner according to section 80, 73, 77. You may be the biggest boss in the government. Doesn't matter to me. You may be writing on behalf of Prime Minister. I, as a citizen, deserve respect. ये तो लिख दिया जब मन में आया वो. This is the problem with the institutions. पित्रोदा साहब राहुल गांधी पे वापस लौटते हैं। राहुल गांधी का पहले तो बताएं कि मीडिया एंगेजमेंट क्या क्या है, जितना भी एंगेजमेंट भी फाइनल हुआ है वो क्या क्या है अमेरिका में? देखिए, अमेरिका में वी विल बी एड्रेसिंग ए ग्रुप एट स्टैनफोर्ड विच इज ओपन। इट विल बी ब्रॉडकास्टेड लाइव। आप ये समझिए कि सब इंटरेक्शंस राजीव गांधी के ओपन होते हैं, राहुल गांधी इंटरैक्टिव होते हैं, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर की तरह। राहुल गांधी के, सॉरी, ये प्राइम मिनिस्टर की तरह ब्रॉडकास्ट नहीं होता कि एक ही डायरेक्शन, कि मैं आपको कहूंगा मन की बात, आप हमें कुछ नहीं कहेंगे। वो डेमोक्रेसी में कैसे चलेगा? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट लिसनिंग। यू कांट टेल मी दैट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट माई एबिलिटी टू ब्रॉडकास्ट। वो डेमोक्रेसी हमें मंजूर नहीं है। सो एक इंटरेक्शन होगा विथ मीडिया एट स्टैनफोर्ड, दूसरा होगा विथ ऑल द एनजीओज एंड अदर्स इन कैलिफोर्निया। इन वॉशिंगटन देयर विल बी इंटरेक्शन विद द थिंक टैंक। वी ऑल्सो होप टू एड्रेस प्रेस and have interaction with press. We want to be open, transparent, and what Indian media will do is take something out of that, out of context, twist it, massage it to suit their interest, and keep on rebroadcasting. That's okay, that's their privilege. I'm not worried about that. But we have to tell the truth as we see it. We have to interact. तो राहुल गांधी पित्रोदा साहब एक संदेश लेके यूके गए थे और यूके में उनका संदेश यह था कि इंडियन डेमोक्रेसी इज इन क्राइसिस। भारत के जो लोकतंत्र है वो संकट के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका अब राहुल गांधी अभी भी सच है, अभी भी ये सच है, और वो भी एक मैसेज रहेगा यहां पे। तो अमेरिका की दौरे पे राहुल गांधी का जो सेंट्रल मैसेज है वो क्या रहने जा रहा है? ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, आइडिया क्या है? आइडिया है मेनली टू हैव ओपन कॉन्वर्सेशन। आइडिया इज नॉट टू हैव ए मैसेज दैट वी आर हियर टू ब्रॉडकास्ट। ये माइंडसेट नहीं है हमारा। हमारा माइंडसेट है कि जो भी डिस्कशन में आएगा उसकी चर्चा होगी ओपनली, ऑनेस्टली। वी विल रिप्रेजेंट आवर व्यूज। इट विल इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट, इट विल इंक्लूड इन्फ्लेशन, इट विल इंक्लूड इकोनॉमी, इट विल इंक्लूड पीस, इट विल इंक्लूड polarized politics, it will include discussion on institutions. All of these things will be discussed as क्या राहुल गांधी people का in the audience would want. या क्या राहुल गांधी का कोई प्रपोज एंगेजमेंट सेनेटर्स, कांग्रेसमैन या मेंबर्स ऑफ कांग्रेस या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल से है यूएस में? अभी प्लानिंग चल रही है उसकी। मतलब राहुल गांधी अमेरिका विजिट के दौरान डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सेनेटर से भी वहां मिलेंगे। वॉशिंगटन में जो भी मुलाकात होगी वो करेंगे। अभी तो ओपन है। क्या ऑफिशियल से भी मुलाकात होगी
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के? देखेंगे क्या होता है, क्योंकि वो टाइम भी जरा हॉलीडे का है ना। जी। पिट्रोदा साहब, एक बात मुझे ये बताइए कि आपने राहुल गांधी और राजीव गांधी के साथ आपने कांग्रेस के साथ अपनी इनिंग की शुरुआत की थी, जब आपने सी डॉट, जिसकी मैं शुरुआत में चर्चा कर रहा था, लेकर आए आप, और राजीव गांधी और अब आप राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस हैं राजीव गांधी और राहुल गांधी में? देखिए, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। मैं जानता हूं कि हमारे जो सन हैं वो हमसे बहुत अलग हैं। उनकी विचारधारा 50 साल के विचारधारा की वजह से है, हमारी विचारधारा 80 साल के आदमी की विचारधारा है। सो हम जब राजीव गांधी के साथ काम करते थे तब हम भी जवान थे। आई वॉज 40 year old, राजीव वॉज अबाउट 40 year old ऑल्सो। तो वो टाइम अलग था, ये टाइम बहुत अलग है। उस वक्त प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं हो सकती थी। उस वक्त चेंज वॉज वेरी डिफिकल्ट। India was not where India is today. We didn't have enough foreign exchange. We were just coming out of Green Revolution. Up to India has arrived. You know, we are a very powerful country with huge amount of, security in terms of financial cushion. We have prosperity. We can feed 1.4 billion people. And we recognize the role of private entrepreneurs, and we recognize the role of, technology and everything else in India. So India is very different today. So राजीव गांधी की जो स्टाइल थी, वक्त था, is very different from राहुल गांधी स्टाइल and time. राहुल गांधी का भी एक तरह से अच्छा टाइम है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, यंग पॉपुलेशन, इंडिया सक्सेस स्टोरी एंड ऑल दैट. ऑन द अदर हैंड, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज ऑफ द पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, जो राजीव गांधी के टाइम में नहीं था. तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ज्यादा चैलेंजेस अपने पॉलिटिकल जीवन में फेस किए हैं, राजीव गांधी को उतने चैलेंजिंग पीरियड नहीं मिला. बिल्कुल सच है. उस वक्त तो हमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी, समझे. सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट पीरियड. चुनाव हार भी गए थे. बोफोर्स का मामला उठा था, वो भी हार गए बिकॉज ऑफ लाइज. बिकॉज लाइज सेल इन इंडिया. बोफोर्स क्या था? वो झूठ था एक, लेकिन हार गए बिकॉज ऑफ झूठ. यहां भी सब जगह झूठी चलता है. कुछ भी बोल दीजिए आप. प्राइम मिनिस्टर भी कुछ भी मन में आया वो ठीक नहीं है ना, समझे. सो झूठ बड़ा चलता है जोर से वहां पे. ओके. एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे कि अभी आप कह रहे थे कि यंग इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, इंडिया में आईआईटीज हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं. बेंगलोर, जहां अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, वो हमारा आईटी हब है. सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है वहां पे, और बहुत बड़ा एक एस्पिरेशनल यूथ हमारे पास है. फिर हमारे देश में इनोवेशंस क्यों नहीं होते? आप एक इनोवेटर भी हैं. आप पता नहीं किस जमाने में एक नोटबुक जैसी कोई चीज यूज करते थे, मुझे याद है. तो डिजिटल नोटबुक 70s या 80s में, जब ये आई भी नहीं थी. तो हाँ, दिखाइए इसके बारे में बताइए, थोड़ा बताइए ये क्या है. ये एक डायरी है, हाँ, जो हमने इन्वेंट की थी 1974 में. बताइए. ये कासियो की डायरी है,
ऐसे तोशिबा बनाते थे, टीआई बनाते थे, हाँ हाँ। सब लोग बनाते थे। ये हमारी पैटर्न थी उस जमाने में, 75-74 में। ओके। मैंने 90 के दशक में इसको इस्तेमाल किया, कैसियो की आती थी। हाँ, तो सो आई यूज टू गेट रॉयल्टी ऑन इट। ओके। ओके। और उसके बाद हमने मोबाइल मोबाइल वॉलेट जो आप देखते हैं आज, वो सब पैटर्न हमारी है, सब 75 पैटर्न्स के 70 पैटर्न्स है करीबन। ओके। लेकिन वो तो एक अलग ही काम है ना, वो टेक्निकल काम है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। सवाल मेरा वही था सैम साहब कि अमेरिका में रहते हुए आप ये सब कर पाए, इनोवेशंस सन 74 में आप एक डिजिटल डायरी बना पाए। भारत का जो एस्पिरेशनल यूथ है वो इनोवेशंस में क्यों नहीं जाता है? क्यों हमारे देश में ट्विटर, फेसबुक, गूगल नहीं होता है? क्यों माइक्रोसॉफ्ट यहाँ नहीं बनता है? क्यों हम केवल यूजर्स हैं और इंपोर्टर्स हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा अगेन, क्योंकि हमारे वहां रिस्क कैपिटल नहीं है। हमारे वहां जो कैपिटल है वो बड़े बड़े प्लांट में लगाते हैं लोग, जहां सिक्योर्ड रिटर्न है, सिक्योर्ड एसेट है। नए विचार के लिए आपको रिस्क कैपिटल चाहिए कि आप लगाइए 100 करोड़, शायद कुछ नहीं होगा। अब दूसरा 100 करोड़ लगाइए, फिर भी कुछ नहीं होगा। तीसरा 100 करोड़ लगाइए तो शायद 1 लाख करोड़ बनेगा। वो जो रिस्क कैपिटल चाहिए वो नहीं है, एक चीज। दूसरा, एक इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट नहीं है इनोवेशन का। सबको क्विक फिक्सेस चाहिए, सबको अभी अभी पैसा बनाना है, और सबको कॉपी करके पैसा बनाना है। आप जितनी इंडियन कंपनी देखेंगे अभी जो सो कॉल्ड यूनिकॉर्न है, वो इधर सर्विसेज बिजनेस में है और कोई वेस्टर्न आइडिया की कॉपी करते हैं। फिर ये ई कॉमर्स की कंपनी हो और फूड डिलीवरी की कंपनी हो, वो मॉडल अमेरिका से लिया, इंडिया में इंप्लांट किया और पैसे बनाए। उसमें इनोवेशन नहीं है। जरा जरा ये दर्शकों को हमारे समझाइए कि रिस्क कैपिटल क्या है जो अमेरिका में है और भारत में नहीं है। अमेरिका में वेंचर कैपिटल लोग जो हैं, जिनके पास बहुत आता है, जो लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, वो सोचते हैं कि 5% कैपिटल में डालते हैं तो एक बड़ा पूल बन जाता है जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर पुट इन इनोवेशन, न्यू वेंचर्स, रिसर्च। सरकार भी बहुत पैसा लगाती है रिसर्च में, और प्राइवेट इंडस्ट्री भी बहुत रिसर्च करती है। इंडिया में देखिए, प्राइवेट कंपनीज कोई रिसर्च नहीं करती। रिसर्च का किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास बड़ा रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है, तो फिर कैसे रिसर्च होगी? जी, यही मूल अंतर है। एक आखिरी सवाल आपसे कि अब 2024 का इलेक्शन की तरफ सब मामला जा रहा है और उसका माहौल बन रहा है। कर्नाटका की जीत से आपको एक अच्छा मैं कहूंगा कि एक शुरुआत मिली है, यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट है। 2024 के इलेक्शंस के पहले मोदी साहब भी की भी तमाम विदेश यात्राएं होंगी, अभी अमेरिका जा रहे हैं। और क्या राहुल गांधी की और विदेश यात्राएं आप लोगों ने प्लान की है? उनका शेड्यूल क्या है? करेंगे। हमें जाना है एशिया पैसिफिक में, हमें जाना है फिर मिडल ईस्ट में, हमें जाना है ऑस्ट्रेलिया, हमें जाना है ईयू में। सो करेंगे धीरे धीरे, उसका भी मौका आएगा। लेकिन 2024 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, नॉट जस्ट फॉर कांग्रेस पार्टी। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि जो रास्ता हमने लिया है अभी, वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है।
वो रास्ता बदलना है देश के लिए। अब वो तो लोगों को सोचना है, हम तो एक हैं, लाखों हजारों करोड़ों लोगों को सोचना है कि ये रास्ता ये सत्य है ये और ये रास्ता गलत। राहुल गांधी के विदेशों में एंगेजमेंट से, विदेशों के दौरों से, वहां की यूनिवर्सिटीज या पार्लियामेंट में बात करने से ये कैसे अचीव होगा? जो आप बात आप कह रहे हैं देखिए, कि हम बड़ा बाहर मिशन है इसलिए भारत जाते का। हम बाहर समझ आपकी बात सच है, हम बाहर इसलिए जाते हैं कि हमारे जो एनआरआईज हैं 25 मिलियन, वो अभी भी देश में कनेक्टेड हैं। वो पैसा देश में वापस भेजते हैं, उनके रिलेटिव्स हैं और उनकी आवाज देश में सुनी जाती है। ये एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि जब हम प्रदेश जाते हैं और जो हमें मीडिया एक्सपोजर मिलता है वो देश में नहीं मिलता। आपने हमें जो मौका दिया ये बात करने का, वो नेशनल टीवी हमें नहीं देंगी, कभी नहीं देगी, जी जी। समझे? क्योंकि हम उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं देश में, ये कॉन्क्लेव होता है, ये होता है, वो होता है, हमें कोई नहीं बुलाता। क्यों? ऐसा क्यों है? अब वो आपको सोचना है ना। हम तो देखिए, हम नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन थे 5 साल, चेयरमैन थे नेशनल इनोवेशन काउंसिल के और नेशनल नॉलेज कमीशन के। कोई भी एक बड़ा इवेंट जो बड़े बड़े रिच मीडिया का, किसी ने कभी सोचा ही नहीं ऐसा कि ये इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, एक बड़ा नेशनल इवेंट ऐसा नहीं था जिसने हमें इनविटेशन भेजा कि आप आइए, बात करिए नॉलेज के बारे में, बात करिए इनोवेशन के बारे में। कभी नहीं बुलाया, क्योंकि वो जानते हैं बात करेंगे बॉटम ऑफ द पिरामिड, हम बात करेंगे मोबिलाइजिंग पुअर पीपल, हम बात नहीं करेंगे टॉप ऑफ द पिरामिड। वी विल नॉट टॉक अबाउट, and we will not be able to give them any ads. I have no ad to give because I don't sign any budget. But that's how practical things work in life, भाई। आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखिए, ओके? 2024 के इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत चैलेंजिंग है इंडिया के बारे में, बहुत कठिन है, जी। क्योंकि उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे फ्रेश विचार चाहिए, अलग अलग पार्टियों का अलायंस चाहिए और अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए और नया नैरेटिव चाहिए। एक तरह से बहुत कठिन है, दूसरी तरफ से बहुत सीधा है। सीधा इसलिए कि आप अगर अलायंस कर दीजिए और ऐसा डिसाइड करिए कि 300-400 कैंडिडेट्स विड बी 1-to-1 अगेंस्ट बीजेपी। बीजेपी के पास 34% वोट है, 38% वोट है, 40% वोट है, रिमेनिंग 60 आपके पास है। अगर वो रिमेनिंग 60 5 पार्टीज में डिवाइड हो जाते हैं तो आप हार जाएंगे। अगर रिमेनिंग 60 एक ही लोग को मिलना है तो आप जीत जाएंगे। कर्नाटक के जीत के बाद आपको लगता है कि विपक्षी एकता अब आसान होगी? वो तो विपक्षी लोगों को बैठ के सोचना है। नहीं, बयान आए, ममता बनर्जी का बयान आया, बयान आए हैं, लेकिन जब सेक्रीफाइस का समय आएगा तब बात बनेगी। कौन सेक्रीफाइस देता है, कौन कहता है कि ठीक है मैं थोड़ी कम सीट लूंगा लेकिन मैं देश को आगे बढ़ाऊंगा। में you have to sacrifice. If everybody wants to gain out of alliance, देश will lose. Everybody wants to give to alliance,
India will win. यस, यस, थैंक यू। पित्रोदा साहब, आपने समय निकाला डीबी डायलॉग के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। और राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के लिए और आप लोगों को, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नमस्कार।